बहुत लोग बोलते हैं कि लास्ट 1 मंथ में क्या ही हो सकता है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट 1 मंथ में क्या क्या हो सकता है। अगर तुम नीट 2026 के लिए सीरियस हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हेलो एवरीवन, आई गॉट 660 आउट ऑफ 720 नीट 2024। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी करीब 30 डेज रिमेनिंग है, नीट 3 मई को है, और इस लास्ट 30 डेज में मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम डेफिनेटली करीब 100 नंबर इंप्रूव कर लोगे। और इस वीडियो में 3 पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले लास्ट 1 मंथ में सिलेबस को कैसे ख़त्म करें, दूसरा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, और तीसरा जो सबका प्रॉब्लम रहता है नेगेटिव मार्किंग को कैसे रिड्यूस करें। तो चलो 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहला, लास्ट 1 मंथ में सिलेबस को कैसे ख़त्म करें। अपने सिलेबस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट 1 मंथ में तुमको करीब 2 से 3 बार तुमको सिलेबस ख़त्म करना होगा। तुम जितने भी सिलेक्टेड बच्चा है सबसे पूछोगे तुम, तो वो यही बताएगा कि लास्ट 1 मंथ में वो कम से कम जो बोलेगा वो 3 बार बोलेगा, और मैक्सिमम कुछ भी बोल सकता है जितना किया होगा। जैसे मैं 5 बार किया था, ठीक है, तो आपको 5 बार नहीं, हम 2 से 3 बार का ही टास्क देते हैं। और ये 2 से 3 बार तभी ख़त्म कर सकते हो जब तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे। एनसीईआरटी से बाहर पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, कंटेंट ज़्यादा होगा और समय ज़्यादा लगेगा। सो तुमको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। दूसरी बात, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ तुम उसको रीडिंग करके एनसीईआरटी के लाइन को आगे मत बढ़ जाओ। वहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम है, जो ईयर है, जो डाटा है, या फिर जो डायग्राम है, उसको भी अच्छे से पढ़ो। क्योंकि तुम इस चीज़ को जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि हर साल करीब 7 से 8 क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछ लिया जाता है। सो तुमको बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ में जो डायग्राम है उसको देखना है, जो साइंटिस्ट का नाम है, जो ईयर है, या फिर कोई डाटा है, उसको अच्छे से देखना है। दूसरी बात, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि कहीं से पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है उसको सबसे पहले ख़त्म करो, देन उससे कम है उसको, और जो सबसे कम है उसको लास्ट में। उस पर से बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को सबसे पहले ख़त्म करो, देन फिजिकल केमिस्ट्री पे जाओ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपेरेटिवली फिजिकल केमिस्ट्री से आसान भी है और समय कम भी लगता है, ठीक है। सो समय कम लगेगा, इसलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पहले ख़त्म करो। इसमें भी क्या करना है, जो हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स को पहले ख़त्म करो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर साल करीब 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। 45 में से 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। उसमें से 3 चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो 3 चैप्टर कौन है? सबसे पहला केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो इस तीनों चैप्टर को पहले पढ़ना है, और यही प्रोसेस को बायोलॉजी में भी फॉलो करना है, और केमिस्ट्री के जो रेस्ट पार्ट है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है या फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें भी फॉलो करना है। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर 90% बच्चा को प्रॉब्लम देता है, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर ये 2 चैप्टर अब तक तुमको नहीं आता है, तुम इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इस 2 चैप्टर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। लेकिन इस 2 चैप्टर को पढ़ने जाओगे तो तुमको टेंशन जरूर हो सकता है, और लास्ट टाइम में प्रेशर में तो आना ही नहीं है, इसलिए ये 2 चैप्टर को तुम छोड़ भी सकते हो। अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में मैं अभी 6 चैप्टर बताने वाला हूँ। इस 6 चैप्टर को अगर तुमने फॉलो कर लिया, इस 6 चैप्टर को अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, तो तुम फिजिक्स में आराम से 100 से 120 स्कोर कर दो। चलो बात करते हो 6 चैप्टर के बारे में। सबसे पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से भी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से भी हर साल 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर मॉडर्न इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर, हर साल 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें तो हो गया 12th का। अब 11th में बात करते हैं। 11th में मात्र 2 चैप्टर का बोलूँगा। पहला थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स से हर साल करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा रोटेशन। रोटेशन से हर साल करीब 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ अगर तुम इतना कर लिए तो तुम डेफिनेटली आराम से 100 से 120 स्कोर कर दोगे। अगर इस ऊपर जाना चाहते हो तो इसके अलावा भी कोई चैप्टर है, जैसे कि आसान चैप्टर में ग्रेविटेशन हो गया, तो उससे समझो कि 1 से 2 सवाल हर साल आ जाता है। SHM हो गया, वेव हो गया, उस पर से अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोस्टेट हो गया। अगर ग्रेविटेशन आता है तो इलेक्ट्रोस्टेट भी आता है। सो इस तरह से करके करीब तुम 100 से लेकर के 150 स्कोर तक आराम से जा सकते हो फिजिक्स में। बस उसी को क्या करना है, तुमको एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। जो बोले ना कि पहले अभी कि हाईली स्कोरिंग चैप्टर को पहले पढ़ना है, देन उससे कम, देन उससे कम। देखो, फिजिक्स में तुम सिर्फ थियरी पढ़ोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तुम बायोलॉजी हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, अब इस लास्ट मंथ में अगर तुम इसमें न्यूमेरिकल नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन तुमको फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही होगा, अदरवाइज स्कोर नहीं आएगा। तो स्कोर करने के लिए फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो ही करो। और उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो जाओ तो सबसे पहले PYQ को सॉल्व करो, देन ही कुछ सॉल्व करो, ठीक है। और देखो, अब सेकंड
पहला तो ये हो गया कि लास्ट 1 मंथ में कैसे सिलेबस को ख़त्म करें। दूसरा आता है क्या कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें। तो पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करो, बायोलॉजी बनाओ, देन केमिस्ट्री बनाओ, देन फिजिक्स बनाओ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी केमिस्ट्री से आसान होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स से आसान होता है। और अपने लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आसान को सॉल्व करना है, देन उससे डिफिकल्ट, देन उससे डिफिकल्ट, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन तुम्हारा नंबर से होगा, ठीक है, मार्क्स से होगा। सो इसलिए पहले बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। और इसी प्रोसेस को बायोलॉजी बनाने के बाद उसको बबलिंग कर लो, केमिस्ट्री बनाने के बाद बबलिंग कर लो, फिजिक्स बनाने के बाद बबलिंग कर लो, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 फायदा होगा। सबसे पहला क्या फ़ायदा होगा कि तुमको टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा, बहुत आदमी क्या करता है, जो लास्ट में रखता है ना, जो बबलिंग करता है, वो प्रेशर में, क्योंकि लास्ट में समय कम रहता है, उसमें क्या करता है, वो 4 से 5 क्वेश्चन का बबलिंग इरर कर देता है। ऐसा समझो कि तुमको जो 4 से 5 क्वेश्चन आता था वो गलत हो गया। 4 से 5 मतलब 20 से 25 नंबर, ठीक है। तो ये 20 से 25 नंबर से तुम बेहतर कॉलेज से तुम खराब कॉलेज में आ सकते हो। इसीलिए इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो तुमको कोई प्रेशर नहीं आएगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और कोई प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। अब ये बात करते हैं कि पेपर को 1 बाय 1 अटैम्प्ट कैसे करें। जैसे बायोलॉजी को उसको कैसे अटैम्प्ट करें, केमिस्ट्री को कैसे अटैम्प्ट करें, फिजिक्स को कैसे अटैम्प्ट करें। सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। देखो बायोलॉजी में तुम क्या करो, पढ़ो सबसे पहले क्वेश्चन, और जो देखते ही मात्र सॉल्व हो जाए उसको पहले सॉल्व करो। और ऐसा 90 में से करीब करीब 80 क्वेश्चन रहेगा, बच गया 10 क्वेश्चन। उस 10 क्वेश्चन को तुम जब बबल कर रहे हो उस वक्त सॉल्व करो। उस टाइम में करीब करीब तुम्हारे 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 80 से 85 क्वेश्चन होंगे। यानी करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारा रिमेनिंग रह गया। इस 4 से 5 क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, जब लास्ट में समय बचेगा तब उसको सॉल्व करना है। इस 4 से 5 क्वेश्चन में अपने आप को इन्वॉल्व होकर के टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के उस पर से केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिस्ट्री में भी यही करो, जो तुमको एक बार देखते ही बन जाए उसको सॉल्व करो। उसमें भी सबसे पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को सॉल्व करो, देन फिजिकल केमिस्ट्री पे जाओ। क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं होता है, बट फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता है। उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें तुम्हारा क्या होता है कि कई बार तुम फंस सकते हो। इसीलिए पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को सॉल्व करो, देन फिजिकल केमिस्ट्री पे। और यहाँ भी वही करना है, जो तुमको देखते ही मात्र सॉल्व हो जाए उसको पहले सॉल्व करो। एंड देन ऐसा जो क्वेश्चन होगा करीब करीब 30 से 35 होगा, यानी तुम्हारा 10 से 15 क्वेश्चन बच गया है। अब जब बबलिंग कर रहे हो तो उसमें क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। जो होगा 2-4 क्वेश्चन उस वक्त भी सॉल्व हो जाएगा, यानी बच जाएगा तुम्हारा करीब करीब 10 के आसपास क्वेश्चन। और ये 10 के आसपास 10 हो या 8 हो या 7 हो या 5 हो, जो भी हो, इसको तुम जब टाइम बचेगा तब सॉल्व करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में भी क्या करना है, जो तुमको देखते ही मात्र लग जाए कि क्वेश्चन आराम से बन सकता है उसको सॉल्व करो। और ऐसा कोई क्वेश्चन लगे जिसमें टाइम लग सकता है, आता है बट टाइम लग सकता है, उसको छोड़ दो। क्योंकि अल्टीमेटली तुमको क्वेश्चन से नहीं, नंबर से, मार्क्स से सिलेक्शन होना है। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और वो कौन होगा, जो आपको देखते ही लग जाए कि ये सॉल्व हो जाएगा, जिसमें टाइम कम लगे उसको सॉल्व करना। और ऐसा करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन होगा, यानी तुम्हारा 10 से 15 क्वेश्चन छूटेगा। फिर बबलिंग करते वक्त सॉल्व करो, उसमें भी तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बच जाएगा 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, ऑन एवरेज बच जाएगा। तुम 35 तक सॉल्व कर दिए, तुम्हारा 10 क्वेश्चन बच गए। अभी 10 क्वेश्चन को कॉल सॉल्व करना है, जब अब टाइम बच जाएगा तब सॉल्व करना है। अब देखो, अब तक तो पूरा पेपर दे चुके हो तुम, तो तुम्हें पता चल चुका है कि जो रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें टफ किस में, बायोलॉजी में टफ है कि केमिस्ट्री में टफ है कि फिजिक्स में टफ है। जो आसान रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो कि फिजिक्स का क्वेश्चन आसान है तो उसको पहले सॉल्व करो। अगर तुमको लगे बायोलॉजी का क्वेश्चन आसान है तो उसको पहले सॉल्व करो। और अगर लगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आसान है तो उसको पहले सॉल्व करो। रैंडमली कहीं मत चले जाओ, क्योंकि तुमको अब तक पता चल चुका है कि क्वेश्चन किस में ज़्यादा आसान है, कंपैरेटिवली तुम किस में ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए तुम सबसे पहले जो आसान है उसको सॉल्व करो, देन उससे थोड़ा डिफिकल्ट है उसको सॉल्व करो, और देन उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको सॉल्व करो। ये हो गया अपना पेपर अटैम्प्ट करने का स्ट्रेटजी। अब आता है क्या, नेक्स्ट क्या बोले, थर्ड पॉइंट बोले हैं कि निगेटिव मार्किंग को कैसे रिड्यूस करें। तो निगेटिव मार्किंग जो होता है वो 2 कारण से होता है। पहला कारण क्या है कि तुम तुक्का लगाए। अब जो तुम तुक्का लगाए हो तो उसको तो कोई सही नहीं कर सकता है, क्योंकि तुमको आता ही नहीं था तो उसको सही क्या करोगे, ठीक है। तो तुक्का लगाए हुए क्वेश्चन को तो कोई सही नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है कि तुमको आते हुए क्वेश्चन तुमसे गलती हो गया। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है। एक तुम्हारा क्या है, रीडिंग एरर, मतलब तुम पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ कुछ और रहे हो, समझ कुछ और रहे हो, तो इसको दूर किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखो, बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और दूसरा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आदमी क्या करता है, सीधा करेक्ट देखा आगे बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मान लो कि निगेटिव मार्किंग 10 क्वेश्चन हो रहा है ना, और इस कारण से हो रहा है रीडिंग एरर से, तो तुम डेफिनेटली मानो कि नेक्स्ट डेट या उससे नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा ये घट के 2 से 3 पे आ जाएगा, यानी 6 से 7 क्वेश्चन यहीं पे तुम्हारा एरर हट जाएगा। अब दूसरा क्या हो सकता है, कंसेप्ट में एरर। कंसेप्ट में एरर कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कि तुमको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मेरे रूम से तो बन जा रहा है, रूम पे तो बन जा रहा है, बट यहाँ नहीं बन रहा है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि तुम सही से उसको रिवाइज नहीं किए हो।
एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि बायोलॉजी का कोई चैप्टर है, उसका क्वेश्चन आया, तुम जब सॉल्व कर रहे हो तो तुमको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें 2 ऑप्शन सही है, मतलब 2 में से किसको लगाएं, ए बी ऐसे करने लगते हो, तो फिर तुक्का लगाते हो, तो फिर उसमें से कई बार सही हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए तुम अच्छे से रिवाइज करके, लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव मार्किंग होने का सबसे बड़ा रीज़न है एक क्वेश्चन को गलत पढ़ लेना और दूसरा रिवीजन की कमी। तो रिवीजन तुम जितना करोगे उतना तुम्हारा समझो कि सिली मिस्टेक, ये जो निगेटिव मार्किंग करते हैं वो हट जाएगा। अब क्या है, अभी लास्ट में करीब 30 दिन बाकी हैं। इस 30 दिन में अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। वो कहते हैं ना कि पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इस प्रतिकूल स्थिति में भी खुद को अनुकूल रखना है। और दूसरी बात, मेरे इस वीडियो से अगर 1% भी लाभ हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मुझे यहाँ भी DM कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टा पे भी DM कर, मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं। और मेरा इंस्टा ID है बिहारी_MBBS। धन्यवाद।